ट्रांसलोकेशन ऑफ सल्यूट। आज का ये जो टॉपिक है इसमें हम लोग मिनरल्स के बाद यहाँ तक आए हैं जिसमें हम ट्रांसलोकेशन ऑफ सल्यूट की बात कर रहे हैं, यानी कि हम जो सल्यूट का ट्रांसलोकेशन होगा फ्रॉम लीफ टू रूट, हम उसकी बात कर रहे हैं। यानी कि हायर प्लांट्स में जो ऑर्गेनिक फूड मटेरियल बनता है लीफ में, उसका मूवमेंट ट्रांसलोकेशन ऑफ सल्यूट कहलाता है। ये फ्लोएम द्वारा होता है और सुक्रोज के रूप में होता है। ये दोनों क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ये किसके द्वारा होता है और किस फॉर्म में होता है। तो लीफ से फ्लोएम द्वारा फूड डिफरेंट सेंटर्स जैसे कि एपाइसेस, रूट, ट्यूबर इत्यादि में पहुंचता है, और लीफ को सोर्स और रूट, एपाइसेस, ट्यूबर इत्यादि ये जितनी चीज़ें हैं इनको सिंक कहा जाता है। दरअसल जहाँ पर फूड का फॉर्मेशन होता है उसको हम सोर्स बोलते हैं, और जहाँ पर फूड का कंजम्पशन होता है उसको हम सिंक बोलते हैं। तो ट्रांसलोकेशन अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड रेडियल होता है। इससे सिद्ध होता है कि ट्रांसलोकेशन पर ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं पड़ता है। दरअसल कई बार क्या होता है कि जब बर्ड वगैरह होती हैं तो बर्ड में कई बार ट्रांसलोकेशन जो है वो रूट से भी होता है। तो जब रूट से होगा तो अपवर्ड होगा, जब लीफ से होगा तो डाउनवर्ड होगा, और इस प्रकार से ये अपवर्ड, डाउनवर्ड, रेडियल तीनों प्रकार का ट्रांसलोकेशन होता है। यानी कि जो यूनी डायरेक्शनल ट्रांसलोकेशन जैसे कि वाटर का होता है फ्रॉम रूट टू बेस टू बॉटम, बेस टू टॉप, उस प्रकार का ट्रांसलोकेशन फूड का नहीं होता है। सल्यूट का ट्रांसलोकेशन मल्टी डायरेक्शनल होता है। तो अब हम लोग जिसे जानते हैं कि फूड का ट्रांसलोकेशन फ्लोएम की सीप ट्यूब द्वारा होता है, और इसमें कॉम्पेनियन सेल्स हेल्प करती हैं। दरअसल जो सीप ट्यूब होती है उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, और जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा जो होते हैं उनमें सीप सेल्स होती हैं। जिसमें सीप सेल्स होंगी उसमें न्यूक्लियस होगा, लेकिन एंजियोस्पर्म्स में चूंकि सीप ट्यूब होती है तो इसलिए इनमें इनकी सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, और न्यूक्लियस वाला काम सीप ट्यूब के साथ में इसीलिए कंपेनियन सेल्स होती हैं, और कंपेनियन सेल्स के द्वारा सीप ट्यूब का काम चलता है कंपेनियन सेल्स के न्यूक्लियस से। तो इसके लिए कई सारी थ्योरीज मैकेनिज्म दी गई हैं, और उसी में एक मैकेनिज्म है प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एक्चुअली वाज गिवन बाय ह्यूगो डी व्रीज, जिन्होंने बताया था कि सीप ट्यूब का प्रोटोप्लास्ट स्ट्रीमिंग करता है और शुगर्स एक एंड से दूसरे एंड तक जाती है, और ये डिफ्यूज़न के कारण होता है। इसमें एटीपी से हेल्प मिलती है। तो प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के बारे में ह्यूगो डी व्रीज ने बताया कि इस प्रकार से ये फूड का ट्रांसलोकेशन करता है। दूसरी थ्योरी थी मास फ्लो और प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। मास फ्लो और प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस की जहाँ तक हम बात करें, पहले आइए हम लोग इस बात को समझते हैं। यहाँ पर देखिए एक डाइल्यूट सोल्यूशन है जिसको हम बोल रहे हैं सिंक, और एक सोर्स है जिसको हम बोल रहे हैं बल्ब बी। बी में कंसंट्रेट सोल्यूशन है, यानी बी में शुगर है, बी में फूड है, बी में वो मटेरियल है जिसका ट्रांसलोकेशन होना है। ए को अगर हम सिंक माने और बी को अगर हम सोर्स मानते हैं जहां पर सल्यूट है, और ये जो दोनों बल्ब जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं एक ट्यूब टी से, और इस ट्यूब को इसको हम मान सकते हैं फ्लोएम। तो फ्लोएम और दोनों बल्ब जिसमें एक में डाइल्यूट सोल्यूशन है और एक में कंसंट्रेट सोल्यूशन है, अगर इन दोनों को हम जोड़ दें
तो आप देखिए क्या दिखाई देता है कि जहाँ जो बल्ब बी है, जिसको हम कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बोलते हैं, इसमें सोल्यूशन ये हाइपरटोनिक होगा, यानी इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, इसका डीपीडी भी ज़्यादा होगा और इसका वाटर पोटेंशियल कम होगा। तो पानी बाहर से इसके अंदर जाएगा। जब पानी की एंड ऑस्मोसिस होगी और शुगर सोल्यूशन के पास पानी पहुंचेगा, ये सोल्यूशन बनेगा, तो ये सोल्यूशन टी ट्यूब में राइज करेगा, फ्लोएम में पहुंचेगा, ये ऊपर जाएगा और फ्लोएम में जब ये सोल्यूशन जाएगा तो धीरे धीरे ये टी फ्लोएम ट्यूब से होता हुआ दूसरे बल्ब ए में आ जाएगा। यानी कि बल्ब ए जिसमें सिर्फ वाटर है, डाइल्यूट सोल्यूशन है, यहाँ पर कंसंट्रेशन हाइपोटोनिक होगा, यानी कि ये इसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर और डीपीडी कम होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम होना ये बताता है कि इसमें वाटर ज़्यादा है। जब ये शुगर सोल्यूशन बल्ब बी से उठेगा, उठ कर के फ्लोएम से होता हुआ ये बल्ब ए में आएगा, तब इसको बोलते हैं हम ट्रांसलोकेशन ऑफ सल्यूट, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। यानी बल्ब बी से होता हुआ सोल्यूशन ए में सल्यूट आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो शुगर का ट्रांसलोकेशन हो रहा है, ये जो शुगर का मूवमेंट हो रहा है, इस मूवमेंट को ही हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। तो इसको एक बार फिर से आप समझ लीजिए। सल्यूट बल्ब बी में है, इसमें बाहर से वाटर का ट्रांसफर हुआ, एंड ऑस्मोसिस हुई, पानी ऊपर राइज किया, राइज करते हुए फ्लोएम टी ट्यूब में आया और ये डाइल्यूट सोल्यूशन बनके डाइल्यूट सोल्यूशन वाले बल्ब ए में आ गया, यानी सिंक में आ गया, यानी पास वाली सेल में आ गया। इसी प्रकार से जब ये सल्यूट बल्ब ए में आया तो बल्ब ए का कंसंट्रेशन हाइपरटोनिक हुआ, यानी इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा, डीपीडी बढ़ा। अब फिर यहाँ एंड ऑस्मोसिस होगी, पानी बल्ब ए में आएगा और इस प्रकार ट्यूब टी से होता हुआ अपनी पास वाली सेल में पहुंच जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जब एक बल्ब से दूसरे बल्ब के पास जिस प्रकार से इस ट्यूब के द्वारा सल्यूट पहुंच रहा है, उसी प्रकार से एक सेल से दूसरी सेल में होता हुआ ये ट्रांसलोकेशन ऑफ सल्यूट होता है। अब देखिए आप इसमें जो लिखा हुआ है कि इट वाज गिवन बाय मंच, दो बल्ब ए एंड बी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं और एक ट्यूब टी द्वारा अटैच होते हैं, और ए में केवल वाटर और बी में केवल सुक्रोज होता है। जब वाटर बी से बी में जाता है तो वाटर बी में जाता है तो प्रेशर बढ़ने से सोल्यूशन ऊपर की ओर उठता है और ए की ओर चल देता है। सुक्रोज ए बल्ब में पहुंचता है और उसके साथ कुछ वाटर भी आता है। मंच के अकॉर्डिंग मीजोफिल सेल्स में फूड बनता है जिससे इनका कंसंट्रेशन बढ़ता है। जाइलम से वाटर मीजोफिल सेल्स में आता है और इस प्रकार ये सॉल्युबल सल्यूट का फ्लो स्टेम और रूट की ओर होने लगता है। तो ये जो मंच की हाइपोथेसिस है, इस हाइपोथेसिस में एक सबसे बड़ी कमी है। अगर आप इसको गौर से देखें तो मंच ये बता रहे हैं कि फूड बना लीफ में और लीफ से नीचे आया स्टेम में और स्टेम से फूड आया रूट में। यानी कि ये जो मूवमेंट हो रहा है, इस मूवमेंट को वो यूनी डायरेक्शनल ही समझा पाए। आप अगर गौर से देखें तो इनके अनुसार भोजन ऊपर से नीचे आ रहा है, लेकिन नीचे वो अपवर्ड और रेडियल ट्रांसलोकेशन जो फूड का होता है, उस बात को ये नहीं समझा पाए। यही एक इनकी सबसे बड़ी खामी है। देखिए आप, डिमेरिट ऑफ मुंच हाइपोथेसिस।
मंच या मुंच जो भी आप नाम ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मंच ट्रांसलोकेशन इज यूनी डायरेक्शनल, जबकि ये बाई डायरेक्शनल भी होता है। सप्लाई एंड पर ट्रिगर प्रेशर हमेशा अधिक नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर फूड बने वहाँ ट्रिगर प्रेशर हमेशा बहुत ज़्यादा हो। मुंज के अनुसार ये एक पैसिव प्रोसेस होता है, लेकिन वास्तव में ये एक्टिव प्रोसेस है और इसमें एनर्जी यूज होती है। तो ये जो डिमेरिट है मंच के हाइपोथेसिस की, इसकी सबसे बड़ी डिमेरिट यही है कि ये नहीं बता पाए कि ये कैसे दोनों तरफ भी हो सकता है। इन्होंने सिर्फ यूनी डायरेक्शनल ही समझा पाया। ये कॉन्सेप्ट सोर्स एंड सिंक का जो है वो फ्लोएम द्वारा ट्रांसलोकेशन का डायरेक्शन सोर्स और सिंक पर डिपेंड करता है। सोर्स यानी जहां भोजन बन रहा है, सिंक जहां पर भोजन पहुंच रहा है। तो सोर्स द्वारा फोटो एसिमुलेट बनता है, जैसे एग्जाम्पल मैच्योर ग्रीन लीव्स, तो ग्रीन लीव्स तो सोर्स हो गई क्योंकि वहां पर भोजन बन रहा है। सिंक द्वारा फोटो एसिमुलेट का कंजम्पशन होता है, सिंक इस फोटो एसिमुलेट को कंज्यूम कर रहे हैं। एग्जाम्पल रूट, स्टेम, फ्रूट। तो सिंक जितने कम होंगे, सोर्सेस उतना ही फूड उनके पास ज्यादा पहुंचेगा। अब हम बात करते हैं एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट की। तो मुंज के अनुसार नॉन लिविंग या डेड पार्ट ऑफ प्लांट को एपोप्लास्ट कहते हैं। इसमें सेल वॉल, इंटरसेलुलर स्पेसेस, सेल वॉल ऑफ एंडोडर्मिस एंड पेरीसाइकिल, जाइलम ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आते हैं। इसमें डिफ्यूजन द्वारा वाटर मूव करता है। तो जो एपोप्लास्ट है वो डेड पार्ट है होता है, और इसमें जो वाटर है वो डिफ्यूजन द्वारा मूव करता है। प्लांट का लिविंग पार्ट सिम्प्लास्ट कहलाता है। इसमें लिविंग सेल्स का साइटोप्लाज्म और प्लाज्मोडेस्माटा आते हैं। क्योंकि सिम्प्लास्ट लिविंग सिस्टम होता है, इसीलिए वाटर इसमें ऑस्मोसिस द्वारा मूव करता है। तो जहाँ तक डिफ्यूजन चलता है वहाँ तक एपोप्लास्ट। हालांकि एंडोडर्मिस की जहाँ पर कैस्पेरियन बैंड्स या स्ट्रिप्स होती हैं वहाँ पर मूवमेंट सिम्प्लास्ट द्वारा होता है। बाकी सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेसेस में इसका मूवमेंट एपोप्लास्ट के द्वारा होता है। तो एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो दरअसल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये डेड पार्ट या नॉन लिविंग पार्ट होता है, और इसमें डिफ्यूज़न द्वारा वाटर मूव करता है। और सिम्प्लास्ट लिविंग पार्ट होता है जिसमें वाटर का मूवमेंट ऑस्मोसिस द्वारा होता है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो आपको दिखाई देगा सीप ट्यूब, और सीप ट्यूब के बाद फ्लो ऑफ वाटर, सोर्स, सिंक। ये एक फ्लोएम का सीब एलिमेंट हमने बनाया है, और ये ट्रांसलोकेशन का प्रेशर फ्लो मॉडल है। तो प्रेशर फ्लो मॉडल होने के नाते हमने इसमें इसको थोड़ा सा आसान करके रखा है। आप मंच की हाइपोथेसिस या ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल को अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें यही दिखाई देगा कि आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट का एग्जाम्पल और बताना चाहता हूँ। 2 मिनट की बात और है। इस एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट के मूवमेंट को अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें दिखाई देगा, ये देखिए आप, एपोप्लास्ट इज द कंटिन्यूम ऑफ सेल वॉल्स एंड एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस। जरा आप एपोप्लास्ट का मूवमेंट होता हुआ देखें। आप ये एपोप्लास्ट का मूवमेंट अगर आप देख रहे होंगे तो एपोप्लास्ट का मूवमेंट ये इंटर सेलुलर स्पेसेस में हो रहा है। लेकिन अगर आप गौर से देखें कि जहाँ पर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आपको दिखाई दे रही है, अगर आप इस डायग्राम को देख पा रहे हैं, तो जहाँ पर ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप दिखाई दे रही है वहाँ से ये पानी जो इंटरसेलुलर स्पेसेस में जा रहा था ये पहुँच रहा है अब सेल के अंदर। और जैसे ही ये सेल के अंदर पहुँचता है वैसे ही इसका मूवमेंट हो जाता है सिम्प्लास्ट। अगर आप सिम्प्लास्टिक
मूवमेंट को देखें तो द सिम्प्लास्ट इज द कंटिन्यूम ऑफ साइटोसोल कनेक्टेड बाय प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा के कनेक्शन जो होते हैं, सिम्प्लास्ट अगर उसके थ्रू मूव कर रहा है तो ये सिम्प्लास्टिक मूवमेंट है। आप अगर गौर से देखें, और ये एंडोडर्मिस से होता हुआ भी चला जाता है। तो अगर ये वाटर मूवमेंट थ्रू अ रूट आपको दिखाई दे रहा है तो आप इसमें एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्टिक मूवमेंट को भी गौर से देख सकते हैं। और ये डायग्राम इसलिए ज़रूरी है, ये बताने के लिए कि एपोप्लास्टिक मूवमेंट इज़ actually the movement of water through the cell wall and intercellular spaces and xylem, and symplast is the movement of symplast is the living part, therefore the movement of water is through the cell membrane, or it occurs through the osmosis. So I hope you have enjoyed the apoplastic and symplastic movement of water, and this is very important for your exams point of view. And now we are on the next level of plant physiology. From tomorrow we will discuss about the photosynthesis, the respiration, the growth hormones, and all other chapters. So till then, wait for the next topic, and goodbye for now. Thank you. Bye bye.